अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूटिलेक्शन। तो आज मैं आई हूँ न्यूरमबर्ग अपनी बहुत अच्छी दोस्त से मिलने और उनसे पूछने वो किस तरीके से जर्मनी आई और किस वीज़ा पे आई, उन्होंने क्या क्या प्रोसेसेस किए। आए हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है और मैं कराची से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था एनईडी से 2008 में, काफ़ी वर्ष से पुरानी बात है। उसके बाद क्योंकि मेरी शादी हो गई जल्दी और फाइनल ईयर में मैं थी, फिर मेरी बेटी हो गई, तो मैं अपना करियर जो है वो टेक में जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने तकरीबन 12 साल 2008 से 2020 तक मैंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया। जैसे कि यूजुअली होता है पाकिस्तान में कि शॉर्ट टाइम जॉब है, ऑल दोस्त की अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया टिल 2020, जब तक कोविड नहीं आ गया। कोविड के दौरान मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया क्योंकि स्कूल्स वर मूविंग टूवर्ड्स ऑनलाइन सिस्टम, और इस दौरान मैं कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा रही थी ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को। तो जब मैं इस फील्ड में आई और कोविड आया, तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने अपनी जॉब को एंड किया, स्कूलिंग टीचिंग की। मैंने सर्च करना शुरू किया डिफरेंट चीज़ें। पहले मैंने थोड़ा सा क्यूए पे काम किया, फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई क्लाउडवेज की। और क्लाउडवेज अभी भी इस तरीके का एक प्रोग्राम करवाता है, लिनक्स अकेडमी, जिसमें दे टेक फ्रेश ग्रेजुएट्स यूजुअली और फिर वो उनको ट्रेन करते हैं टूवर्ड्स क्लाउड। तो उसमें यूजुअली मेरे बैचमेट सारे के सारे जो हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स ही थे, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया एज अ क्लाउड इंजीनियर। और हियर आई एम, मतलब उसके बीच की पूरी जर्नी जो है वो then Cloudways was taken over by DigitalOcean, then there was another company, and then I came here to Germany in 2024 January. अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी कि आपने क्लाउड बेस के अंदर ही अपना एक्सपीरियंस गेन किया, कितने साल का एक्सपीरियंस था और आप किस वीज़ा पे जर्मनी आई थी? अच्छा, जब मैं यहाँ पर आई थी जर्मनी तो मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया था और क्लाउड में ही था। और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी की हुई थी। मैंने सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट भी किया हुआ था, और मैंने उसके अलावा क्योंकि मेरा क्लाउड में इंटरेस्ट था और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड पे थी, तो मैंने CKA को भी अटेम्प्ट किया था, क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर। ये 2 सर्टिफिकेशंस करने के बाद मैंने जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था 2023 के अराउंड सितंबर में। मैं जिस वक्त आई थी जर्मनी, उस वक्त जॉब सीकर वीज़ा पे मैं जर्मनी आई थी। और जॉब सीकर वीज़ा जो है वो बेसिकली, अब न्यू वीज़ा उसको आप चांसन कार्टे कहते हैं, बट ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। और मैं बेसिकली आई थी स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे क्योंकि मेरा भाई न्यूरमबर्ग में रहता है, और उस पर वीज़ा पे मैं यहाँ आई थी। वीज़ा का प्रोसेस सारा वही है। मैंने IELTS को अटेम्प्ट किया था। जर्मन लैंग्वेज उस वक्त मेरी नहीं थी, बट अगर अभी कोई आना चाहे तो जो चेंजेस हम देख रहे हैं यूजुअली कि जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है, इवन इन IT बेस्ड जॉब, तो आपको जर्मन चाहिए। तो जर्मन लैंग्वेज मैंने बेसिक A1 की हुई थी ताकि मैं समझ सकूँगी, मुझे इतनी लैंग्वेज से फेमिलियरिटी हो जाए कि क्या बात हो रही है। इसके अलावा मैंने IELTS दिया था, अपनी डॉक्यूमेंटेशंस का प्रोसेस करवाया था, इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, और फिर मैं यहाँ आ गई थी। तो बेसिकली मुझे कोई ब्लॉक अमाउंट नहीं करवानी पड़ी थी क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सरशिप लेटर था, मुझे अपने भाई के साथ ही रहना था, इसलिए मैंने न्यूरमबर्ग को चूज़ किया था। और यहाँ आने से पहले भी मैं अपनी जॉब सीकिंग के प्रोसेस को जो है वो मैंने कंटिन्यू किया हुआ था। मैं जॉब अप्लाई कर रही थी, और जब मेरा वीज़ा आ गया था उसके बाद मैं जॉब से अप्लाई करती थी, तो मैं लिखती थी कि मैं अराउंड जनवरी आई विल बी देयर इन न्यूरमबर्ग, तो मेरे लिए इतना मसला नहीं होगा और आप मेरी चीज़ें जो हैं वो स्केड्यूल कर सकते हैं, मेरे इंटरव्यूज़ ऑन साइट। तो उसकी वजह से हुआ ये था कि अभी जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ पर मेरा एक इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका था, और मेरा एक सेकेंड मीटिंग जो है वो मेरी स्केड्यूल थी कि जब मैं आऊँगी तो वो होगी। उसके अलावा भी यहाँ आने के बाद भी मैंने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई किया और फिर मुझे जॉब ऑफर्स आई, रिजेक्शंस भी आई, आई वोंट लाई, बहुत सारी रिजेक्शंस आई, बहुत कम एक्सेप्टेंस आई। आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ ऐसा होता है। तो या दिस वाज द होल प्रोसेस। अच्छा, आपने बताया है कि आप स्पॉन्सरशिप पे आई हैं, तो उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे? जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रही थी तो वो आपसे पूछ रहे थे कि आप किस वीज़ा पे आएंगी, क्योंकि जब आप बाहर से अप्लाई कर रहे होते हैं तब वो आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे हैं या आप आएंगे तो किस वीज़ा पे आएंगे, आपको आप
आपका रेजिडेंस एरिया क्या होगा, इस तरीके के सवालात होते हैं। तो आपके कोई इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल पूछे गए हों, कुछ इस तरीके की सिचुएशन उनको हुई हो? बस मेजर कंसर्न यही होता है कि आप जॉब सीकर वीज़ा, दे ओनली वांट टू नो कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। अगर आपका वीज़ा स्टेटस जो है वो जॉब सीकर है तो दे आर गुड टू गो, क्योंकि उसमें उनको सिर्फ एक कन्वर्जन चाहिए। तो और न्यूरमबर्ग, हाँ, वो पूछते थे, दे वांटेड टू आस्क मी कि अगर मैं रीलोकेशन के लिए ओपन हूँ। लकीली मेरी जो कंपनी थी वो न्यूरमबर्ग में थी, कोई इशू नहीं था। इसके अलावा भी मेरे पास एक जगह से ऑफर थी, दैट कंपनी वाज बेस्ड इन कोलोन, और क्योंकि मैं आ गई थी, मैं यहाँ सेटल हो गई थी, मेरे लिए न्यूरमबर्ग वाज मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, तो फिर मैंने यहीं स्टे करना प्रेफर किया। तो बस या इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप रीलोकेशंस के लिए ओपन हैं, अगर आप किसी एक सिटी आ रहे हैं तो आप दूसरी सिटी मूव करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो बेसिकली अच्छा, आप थोड़ा सा जर्नल प्रोसेस बता सकती हैं कि आपको कितना टाइम लगा जॉब सीकिंग वीज़ा को अप्लाई करने में? जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड थे? कराची से थी तो आपने कितना प्रोसेस आपका टाइम था? और जहाँ जब आपको वीज़ा मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, मतलब कि आप जब आने लगी हैं, आपके माइंड में होगा कि यार जॉब नहीं मिली, ये होगा वो होगा, तो आपके पास एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी थी। तो जो लोग जॉब सीकिंग वीज़ा पे आना चाह रहे हैं या चांस कांटे पे आना चाह रहे हैं, वो इतना स्ट्रेस लेते हैं इस बात का कि यार होगा नहीं होगा। तो आप क्या सोचती हैं कि इसको बहुत बड़ा स्ट्रेस लेके आना चाहिए या एक नॉर्मल रूटीन के तरीके से कि यार 6 मंथ्स हैं, कर लेंगे, हो जाएगा? क्योंकि आप वहाँ से भी अप्लाई करती रही हैं, तो आप थोड़ा सा कितना आप बताएंगी अप्लाई करती कौन थी? कौन सी पोजीशंस पे करती थी? ऐसे ही था कि आप स्टिक थी क्लाउड बेस के ऊपर, या आप डिफरेंट पोजीशंस पे भी अप्लाई करती थी एज अ आईटी इंजीनियर? अच्छा, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी। डॉक्यूमेंट्स तो आपको जो चाहिए, जो मोटी-मोटी रिक्वायरमेंट्स मुझे याद है, तो उसमें सबसे पहले तो आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो एचईसी से वेरीफाइड होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा दूसरा ये कि आप के पास एक जर्मन इक्विवेलेंसी होती है आपकी डिग्री की, तो आप चेक कर लेते हैं। एनाबिन के नाम से उनका एक डेटाबेस है, आप जाते हैं, अगर आपकी डिग्री और आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही वक्त में हैं, मतलब इट्स नॉट कि आपकी सिर्फ यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कोर्सेज हैं, अगर आपकी डिग्री वहाँ पर है तो इट मीन्स यू आर गुड टू गो, यू डोंट नीड ज़ैप। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपकी डिग्री नहीं है, या अगर आपकी डिग्री है और उसके अंदर आपका वो आपकी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड नहीं है, वो किसी और यूनिवर्सिटी से अगर वो एक्यूमुलेटेड है डिग्री, इन दैट केस यू नीड ज़ैप, आपको ज़ैप चाहिए। अच्छा, ज़ैप का प्रोसेस, क्योंकि वही वाली बात है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेरी डिग्री थी उसमें मौजूद, तो मुझे ज़ैप का प्रोसेस नहीं करना पड़ा। लेकिन ज़ैप का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से तो बहुत सारे पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं जो कि आपको उस पर हेल्प कर देंगे। इसके अलावा आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, मैंने दी थी। जॉब्स में जब अप्लाई करती थी मुझे कॉल्स आती थी या कोई इंटरव्यू होता था या कोई रिजेक्शन भी आती थी, मैंने उसके भी स्क्रीनशॉट्स लगाए थे जस्ट टू शो कि आई एम अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो उस वक्त कराची में ये था कि 1 महीने पहले आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता था, वही सुबह 4 बजे। मेरे ख्याल से अभी भी चांसन काटी के लिए यही है कि आपको सुबह 4 बजे या 3 बजे अपॉइंटमेंट मिलता है पाकिस्तान के, और यहाँ के रात के 12 बजे जर्मनी के। और आप वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स लेता है फॉर द होल प्रोसेस। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैंने ऐसे ही अपॉइंटमेंट लिया और मुझे तकरीबन 4 हफ्ते लगे। इसके अलावा मैंने एक मोटिवेशन लेटर लिखा था टू द काउंसिल जनरल कि भाई मैं क्यों जर्मनी आना चाहती हूँ, मेरा क्या प्लान है, मैं कहाँ रहूँगी, अगर मेरी जॉब नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने उसके साथ अटैच किए। इसके बाद हाँ, जॉब्स पे मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कभी कोई एक्सेल शीट नहीं मेंटेन कर पाती थी, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था, बस मैं जॉब से अप्लाई करती। बट आई यूज्ड टू स्टिक टू वन जॉब ओनली, दैट इज क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर। समटाइम्स मैं कभी ऑपरेशंस की जॉब भी देख लेती थी, बट उसमें यूजुअली वो आपको जर्मन लैंग्वेज की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा और हाँ, तो फिर यहाँ पर आई। अच्छा, मैं बहुत लकी रही, मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला का करम है कि मैं जब आई थी तो मैं 15 जनवरी को यहाँ मैंने लैंड किया था, और अराउंड 25 को मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, और 1 फेब को मुझे मेरा जॉब लेटर मिल गया। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली मैं भी इस स्ट्रेस में थी कि नहीं होगा तो क्या होगा। गुड पार्ट है कि अब जो चांसन काटे वो आपका 1 साल का भी है, आपको 1 साल तक अगर आप ब्लॉक अमाउंट करवाएं तो आपको 1 साल का वीज़ा भी मिल जाता है। उसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो आपको फाइनेंसिस का भी आई थिंक इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कोई छोटी मोटी जॉब कर लें, जर्मन सीख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए कि आप छोटी मोटी जॉब्स जो है वो कर सकते हैं। अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश कर आएँ,
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होता है बिकॉज यू हैव लाइक एक आपने अमाउंट लगाई हुई है, आपने अपना टाइम लगाया हुआ है, आप एक जगह आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होता है आपके ऊपर फ्रॉम द फैमिली, सबकी तरफ से भी। तो आई थिंक वो तो एक इनबिल्ट प्रेशर, अगर हम कहीं भी के नहीं ये तो आप प्रेशर ना लें तो वो तो एक मजाक की बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रेस तो सबके ऊपर होता ही है। सही बात। तो अब मैं स्टिक करती थी अपनी जॉब्स पे ही, अपनी स्किल्स को देखकर ही। समटाइम्स मैं कवर लेटर मॉडिफाई कर लेती थी, बहुत मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपनी जॉब से अप्लाई कर होते हैं बहुत दफ़ा आपके पास टाइम भी नहीं होता। मैं क्योंकि एक मदर भी हूँ, एक वर्किंग वुमन भी थी, मेरी जॉब भी चल रही थी, मेरी घर की जिम्मेदारियाँ भी थी, तो मेरे पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता था कि मैं हर चीज़ को स्विच चेंज करूँ। लेकिन जिस हद तक मेरी कोशिश होती थी कि मैं कीवर्ड्स जो हैं वो अपनी सीवी के अंदर, अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करती रहूँ, अपना लिंक्डइन अपडेटेड रखूँ, कनेक्शन से बात करूँ और कनेक्शन से टू द पॉइंट बात करूँ। मैं कनेक्शंस को हेलो हाउ आर यू लिखकर मैसेज ना छोड़ दूँ। मैं उनको बताती थी कि मैं अगर आपको रीच आउट कर रही हूँ तो मैं क्यों रीच आउट कर रही हूँ, विद अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। आई थिंक मैंने जब शायद आपको भी कांटेक्ट किया था तो मैंने यही पूरी डिटेल्स बताई थी कि मैं क्यों कांटेक्ट कर रही हूँ और मेरा क्या मकसद है कांटेक्ट करने का। तो आई थिंक अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उनसे टू द पॉइंट बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली कोई फ्रॉम द बिगिनिंग टू द स्क्रैच तो आपको हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है उस पर्सन से रिगार्डिंग हिज पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि आईटी भी अब एक बहुत वास्ट फील्ड है। लाइक यू बिलोंग टू like I think mobile application development. I belong to cloud infrastructure. So I basically don't know much about your field कि क्या डिमांड में है, किस स्किल्स की ज़्यादा, इसी तरीके से QA हो गया, इट्स अ वास्ट फील्ड। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब ये नहीं हो रहा कि डेवॉप्स की जॉब्स आ रही हैं तो डेवॉप्स तो कल हम डेवॉप्स बनने और कल हम डेवॉप्स की जॉब्स ढूंढना शुरू कर देंगे। स्टिक टू योर मोटिव, आपको जो करना है वो आपको पता होना चाहिए, जस्ट एक्सेल इनटू इट। इट्स नॉट लाइक आज डेवॉप्स की जॉब आई है तो कल हम डेवॉप्स की जॉब से अप्लाई करना शुरू कर दें। तो आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसी में करते रहें, उसी में एक्सपर्टीज लेते रहें। लिंक्डइन इज योर बेस्ट आंसर टू एवरीथिंग कि अच्छा मेरी फील्ड से रिलेटेड ये जॉब्स आ रही हैं तो उसमें क्या डिमांड है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं आती है तो मैं उसे सीख लूँ, मैं उससे कोई सर्टिफिकेशन कर लूँ। बहुत बड़ी लैकिंग जो मैं आजकल देखती हूँ हमारी जनरेशन में कि लर्निंग्स तो बहुत है क्योंकि चैट जीपीटी आपका बेस्ट सॉल्यूशन है, बट कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है आपके पास, आपका गिटहब अपडेटेड नहीं है, आपके गिटहब पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। सो लाइक आप स्टूडेंट्स भी मैं आजकल देख रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आए हुए हैं जिनका मास्टर्स हो गया, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहीं नज़र नहीं आ रही है कि अच्छा ठीक है आपने सीख तो लिए हैं, आप सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हैं, बट आपने उसको किया क्या है। It's not only theory, you have to show demonstrate your practical skills as well. This is very important. तो ये सारी टिप्स हैं जो मैंने भी यूज़ की थी, and I think it would be beneficial for anyone. अब मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि आप मुझे बताएं कि आपने कौन कौन प्लेटफॉर्म से अप्लाई किया। लिंक्डइन है, स्टेपस्टोन है, आजकल एक और भी चल रहा है जॉबवेयर। तो आपने किन जगहों पे अप्लाई किया, कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपने जॉब सर्च की अपने लिए? मैंने सिर्फ लिंक्डइन से अप्लाई किया, उसके अलावा मैंने और किसी प्लेटफॉर्म से अप्लाई नहीं किया। और मैं लिंक्डइन पे मैंने अलर्ट्स लगा लिए थे और बस मैं सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करती थी। इवन इस जॉब के अलावा जो मेरे पास एक दूसरी ऑफर आई थी जो मैंने यहाँ आके अप्लाई करना शुरू किया था, वो भी मेरे पास लिंक्डइन से आई थी। और आई थिंक लिंक्डइन ही बेस्ट सोल्यूशन है आपका अगर आप लोकेशन अपडेट कर दें तो। सही। थैंक यू सो मच फातिमा, हमें इंटरव्यू देने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आगे भी हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।